जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह करके ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह करके ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ करके ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र में शीत युद्ध का दौर का अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, यानी अभ्यास प्रश्न को कराने जा रहे हैं। तो इसमें सारा पूरा पाठ हमने पहले के वीडियो में पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम कराएंगे, जिसको आपको अपनी कॉपी पे साथ ही साथ लिखना भी है, और कुछ प्रश्न विस्तृत उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय हैं, उनको कॉपी पर लिख करके चेक भी कराना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुविकल्पी के प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो अभ्यास प्रश्न में आ जाते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, बर्लिन में या ब्रुसेल्स में? तो आपको पहले ही बता दिया गया है कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। दूसरा है, किस घटना को द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत के रूप में जाना जाता है? तो आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि किस घटना को। तो पहला है क्यूबा मिसाइल संकट 1961-62, वियतनाम का युद्ध जो है 1973 और 75, मैंने बताया ना द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत, तो ध्यान रखना है। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रवेश 1979 में। दूसरा, इसके बाद चौथा है, अमेरिका में आतंकवादी हमला 2001। तो इसमें क्या सही है? तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत कही जाती है, तो अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रवेश से माना जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? सा सही है, अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रवेश। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस घटना को शीत युद्ध के चरमात्कर्ष के रूप में जाना जाता है? यानी तीसरा प्रश्न है, शीत युद्ध के चरमात्कर्ष। तो अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रवेश, क्यूबा मिसाइल संकट, ध्यान रखना है, वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध 1950 से 54। तो आपको पता होना चाहिए 1950 से 54 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चरमोत्कर्ष जो है तो आएगा क्यूबा मिसाइल संकट। कौन सा होगा? क्यूबा मिसाइल संकट, यही सही रहेगा। अगला है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया? यानी क्या कहा गया है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पहला है 1971, दूसरा 1972, तीसरा 1973, चौथा है 1974। तो इसमें क्या सही होगा? चौथा है 1974। कौन सा सही रहेगा? चौथा 1974। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो का सदस्य कौन सा नहीं है? आपको पता होना चाहिए नाटो में कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? 29 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 29, 29, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सदस्य देश नहीं है, मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया है कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो इसमें देखना है तुर्की
अल्बानिया, हंगरी, यूक्रेन। तो इसमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सा नहीं है? तो देखा जाए तुर्की भी है, अल्बानिया भी है, हंगरी भी है, और नहीं कौन सा है? यूक्रेन जो है ये नहीं है। तो इसमें कौन सही होगा? यूक्रेन पर टिक लगाना है। अगला है छठा प्रश्न कि साम्यवादी देशों के सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट का विघटन कब हुआ? यानी वार्सा पैक्ट जो था इसका विघटन कब किया गया, यानी कब हो गया? तो 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? कौन सा सही होगा? 90, 91, 92 या 93? कौन सा सही होगा? ये होगा सही 1992 में। 1992 में वार्सा पैक्ट का विघटन हो गया था। जो सैनिक संगठन था वार्सा, उसका विघटन हो गया था। अगला है सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुटनिरपेक्ष देशों के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है? गुटनिरपेक्ष देश जो थे उनमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। गुटनिरपेक्ष मैंने अभी पिछले ही वीडियो में पढ़ाया है गुटनिरपेक्ष। तो गुटनिरपेक्ष देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए भारत, चीन, यूगोस्लाविया, मिस्र। आपने देखा भारत तो है ही है, यूगोस्लाविया भी है और मिस्र भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है? चीन नहीं है। कौन सा नहीं है? चीन। चीन तो शामिल ही था, विश्व युद्धों में शामिल था, नहीं शामिल था चीन? तो चीन तो ये नहीं है, ठीक है ना? तो चीन नहीं है। अगला है कौन सी घटना शीत युद्ध की समाप्ति की सूचक है? देखो शीत युद्ध का समापन किस घटना से माना जाता है? भारत पाक युद्ध से, सोवियत संघ के विघटन से, वियतनाम के एकीकरण से, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से। तो आपको पता होना चाहिए, सब मैं कई सारे वीडियो में ये शब्द जरूर आया है, सोवियत संघ के विघटन से। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब जाकर के ये है शीत युद्ध समाप्त हो गया था। अगला है नौवां प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष, यानी परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था ना, तनाव शिथिलता बताई थी नहीं वीडियो में, तनाव दितांत बताया था नहीं बताया था, उसमें दिया गया है, पूरा वीडियो में पढ़ाया गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके विषय से जुड़े हुए सारे वीडियो आप तक मिलते रहें। तो सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिया गया है लाल रंग से, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिल जाए। तो 1963 में, 1965 में, 1966 में या 1968 में कौन सा सही है? तो 63, 65, 66 और 68। तो इसमें से जो हस्ताक्षर किए गए कब किए गए? 1968 में किए गए। कब किए गए? 1968 में। अगला है निम्न में से कौन सा जो देश है तीसरी दुनिया में शामिल नहीं है? तीसरी दुनिया में शामिल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तीसरी दुनिया का मतलब समझ रहे हो ना? जो आपको अभी इससे पहले मैंने बता दिया है, वही चीज़ फिर से दोहराई गई है कि गुटनिरपेक्ष की बात जो है उससे गुटनिरपेक्ष देशों का जो संगठन था उसे तीसरी दुनिया कहा जाता था। तो इसमें से कौन सा? तो जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, मिस्र है, कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए भारत, पाकिस्तान, मिस्र तो है ही है, केवल नहीं होने में है तो जापान नहीं है, इसलिए यही सही है। कौन सा सही है? जापान, ठीक है ना? जापान सही है, ठीक है, ये जापान सही है कि जापान इसमें शामिल नहीं है। जैसे कि इधर कौन सा नहीं शामिल था? चीन शामिल नहीं था, जबकि भारत इसमें से मैच कर रहा ना, मिस्र इसमें से मैच कर रहा है, पाकिस्तान तो है ये शामिल। तो ये प्रश्न हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब कुछ हम आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हम कराएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा देंगे जिसको करके आप उसके बारे में भी कुछ जान लेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको हम कुछ प्रश्न करवा देते हैं। तो अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न क्या है? ध्यान रखना है, सभी को कॉपी पर नोट भी करना है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1949।
1949 में। कब हुई थी? अप्रैल 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं? मैंने इससे पहले अभी जो है बहुविकल्पी प्रश्न में आपको बता दिया है। नाटो में वर्तमान समय में 29 सदस्य देश हैं। 29 कितने सदस्य देश हैं? 29 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? गुटनिरपेक्ष जो है आंदोलन जो है उसका पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ था। 1961 में कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है के 3 कर्णधार बताइए। तो 3 कर्णधार आपको बताने, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने वाले यानी इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाले 3 कर्णधार यानी जिन्होंने इसमें विशेष योगदान दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हो गए यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, तीसरे हो गए मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर। तो तीनों लोग हो गए, तीनों कर्णधार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, ये भारत के हैं, ये कहाँ के हैं? यूगोस्लाविया के, और ये कहाँ के हैं? मिस्र के। तो तीनों लोग हो गए ना। तो इसके बाद अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध को कैसे प्रभावित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे इसने प्रभावित किया शीत युद्ध को? तो आपको पता होना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध के दायरे को सीमित करने तथा तनाव को कम करने का काम किया, क्योंकि इसने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, तो उसके दायरे को उसका दायरा जो था कम हुआ और उसके तनाव में भी कमी आई थी शीत युद्ध के। ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसके दायरे को कम करना और शीत युद्ध के तनाव में कमी लाना इसका आंदोलन का प्रभावित करने का एक मुख्य कारण उद्देश्य रहा। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आपको मैंने पहले नाटो के बारे में बताया, नाटो की स्थापना कब हुई। अब इसका मुख्यालय जो है, नाटो का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाओं ने कब प्रवेश किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है कब प्रवेश किया। तो मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय शीत युद्ध माना जाता है तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाओं से माना जाता है। तो ये है 1900 कितने में? 79 में, 79 में। कब प्रवेश किया? 1979 में प्रवेश किया था। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण सहयोग से आप क्या समझते हैं? दक्षिण सहयोग 8वां प्रश्न है। तो दक्षिण सहयोग जो है उसका मतलब ये होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। ये विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग को, जो विकासशील देश थे उनका एक, जो आपको बताया था कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो विकासशील देशों का एक संगठन था। उनके बीच में आपस में जो सहयोग था उसको दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। यानी जो विकासशील देश हैं उनके आपसी जो सहयोग होते हैं, एक दूसरे की मदद करना होता है, उसे दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये प्रश्न हो गए। अब आपको हम अगले प्रश्न जो हैं उनके बारे में बताते हैं, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, उनको भी आपको करना है। ठीक है। तो लघुत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है,
लघु प्रश्न में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो शुरुआत और उद्देश्य को मैंने वीडियो में इससे पहले वीडियो में बता दिया है, जिसको आपको लिखना है, इसको लिख करके भी चेक कराना है। अगला है क्यूबा मिसाइल संकट पर टिप्पणी देना है। क्यूबा मिसाइल संकट को भी हमने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। क्यूबा मिसाइल संकट को, इसको भी आपको लिख के दिखाना है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, इसको भी देखना है। टू मैन सिद्धांत ने शीत युद्ध को कैसे प्रभावित किया। टू मैन सिद्धांत यानी दो ध्रुवीकरण की नीति जो है उसने शीत युद्ध को कैसे प्रभावित किया, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी दो महाशक्तियों के नाम। एक ध्रुवीकरण कब बना, आपको पता होना चाहिए। जो दो ध्रुवीकरण थी, मैंने बताया था दो महाशक्तियाँ, एक तो सोवियत संघ, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों के बारे में जब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पहले जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बच गया। उसे एक ध्रुवी वही तब एक ध्रुव रह गया, क्योंकि एक ही शक्ति रह गई। तो इसके बारे में पूरा हम लिखेंगे। वार्सा संधि संगठन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको भी आपको लिख के कापी पर दिखाना है। ये भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया है। ये शीत युद्ध क्या है, इसके कोई दो उदाहरण देना है, इसको भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा। शीत युद्ध को उदाहरण भी इसके दे सकते हैं आप आसानी से। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता और बराबर दूरी नहीं है। गुट निरपेक्ष का अर्थ है तटस्थता, यानी दूरी नहीं है। ये तटस्थ है, यानी युद्ध को रोकने का काम करता है, न कि दूरी बना के रखता है। इसके बारे में आपको लिखना है पूरी तरीके से। अगला प्रश्न फिर है जो कि लघु प्रश्न है, आपको थोड़ा बड़ा करके इससे लिखना है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कंप्लीटली ध्यान देना है कि एक ध्रुवीता, द्विध्रुवीता और बहुध्रुवीता के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। एक ध्रुवीता का है यानी विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति का होना, देश में एक ही शक्ति का होना, यानी पूरे विश्व के अंदर। दूसरा है द्विध्रुवीकरण, यानी दो हिस्सों में शक्ति का बंटवारा होना। और बहुध्रुवीता माने सभी यानी दो ध्रुवों से अधिक होना, यानी अन्य शक्तियों का होना बहुध्रुवीता कहता है। इनमें सारे में अंतर आपको लिखना है, सभी चीज़ों में, ध्रुवीयता में। इसके बाद में तनाव शैथिल्य का अर्थ क्या है, इसके कारण क्या है, इसको मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। इसको देख करके आप आसानी से लिख सकते हैं। शीत युद्ध ने भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया। भारत की जो विदेश नीति है उसको कैसे प्रभावित किया। पंचशील सिद्धांत जो है भारत के, मैंने इस पर भी वीडियो आपको बना के दिया है, इस पर भी आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला है द्विध्रुवीता को कमज़ोर बनाने वाले तत्वों को बताइए। जो द्विध्रुवीता है इसको कमज़ोर बनाने वाले कौन कौन से तत्व है, जिसमें आप गुट निरपेक्षता को भी लिख सकते हैं। इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ देखने के लिए, इसके लिए मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नीचे जो लाल बटन बना हुआ है सब्सक्राइब का कर दें, ताकि पिछले वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाए और आने वाले वीडियो भी आपके सब्जेक्ट के मिलते रहें। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मैंने पढ़ा दिया है और पूरी तरीके से समझा दिया है, ताकि इसको भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। शीत युद्ध के समय सैनिक गठबंधनों में विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी सैनिक जो गठबंधन थे शीत युद्ध के, उनका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका प्रभाव भी मैंने शीत युद्ध के प्रभाव लिखे हैं, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। शीत युद्ध के अंत पर टिप्पणी करनी है। शीत युद्ध का अंत मैंने आपको बताया था सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ हुआ है, तो उस पर भी एक टिप्पणी आपको कंप्लीट करके लिखनी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी आप लिख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया गया है, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाया गया है, उसी हिसाब से द्विध्रुवीता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। उस पर आप लिख सकते हैं द्विध्रुवीता क्या है, विश्व राजनीति में उसके उदय के कारणों पर प्रकाश डालना है, यानी विश्व राजनीति में इसका उदय, द्विध्रुवीता का उदय कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसको आपको लिखना है विस्तार पूर्वक। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, विश्व युद्ध के बाद इसके उदय व विकास के कारणों
पर प्रकाश डालिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद शीत युद्ध हुआ है, तो उसका विकास कैसे कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ है, इसको मैंने सारे कुछ वीडियो में बता दिया है। तो इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, जहाँ भी समस्या हो व्हाट्सएप के माध्यम से में पूछ सकते हैं। द्विध्रुवी विश्व का उदय कैसे हुआ, वही चीज़ द्विध्रुवता क्या है, उदय और कारण बताया गया, वही चीज़ है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, वो लिख ही चुके हैं। शीत युद्ध के समय भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, भारत की प्रतिक्रिया रही वो सीधे शीत युद्ध के खिलाफ रहा है, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पक्षधर रहा, उसने गुट निरपेक्ष को बना करके गुट निरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय करते हुए भारत के हितों की पूर्ति भी की। तो ये भी आपको पूरी तरीके से लिख सकते हैं। गुट निरपेक्षता से क्या आशय है, यानी गुट निरपेक्षता क्या है, इस पर मैंने वीडियो पिछला बनाया ना, इसको देख करके आप लिख सकते हैं। शीत युद्ध काल में इसकी भूमिका क्या रही, यानी शीत युद्ध को ये कमज़ोर करने में, इस तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है, जिसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर पिछले वीडियो और आगे आने वाले वीडियो को ध्यान में रखना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है, घंटी बनी हुई है, उसको दबा लें, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे।